हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। 10th क्लास में हमारा ये 10th चैप्टर शुरू किया हुआ है हमने, और हमारे चैप्टर का नाम लाइट है। इस लाइट में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन हमने देखा, फिर हमने वो परावर्तन समतल दर्पण में भी देखा और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी, और साथ में हमें ये भी पता चला कि परावर्तन के पश्चात यदि हमारे पास यहाँ कोई दर्पण है और ये हमारी आपतित किरण है, जब आपतन बिंदु पर इसका परावर्तन होता है तो यह परावर्तित किरण होगी, यह परावर्तित नाम हो जाता है इसका परावर्तित किरण। परावर्तन के पश्चात ये हमारी आपतित किरण। साथ में हमने ये भी पता लगा दिया था कि दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आज जो हम चर्चा करना चाहते हैं वो इस बात पर है कि अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, कहां पर बनते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, वो वास्तविक होते हैं, आभासी होते हैं, या वस्तु के आकार के होते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, सीधे होते हैं या उल्टे होते हैं। इन प्रतिबिंबों के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो हमारी विज्ञान में जो चैप्टर है, जो साइंस का एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसी ब्रांच है जिसको फिजिक्स में ऑप्टिक्स बोलते हैं, जो ऑप्टिक्स का एक चैप्टर है, उसमें इसीलिए हम उनका एक ग्राफिकल निरूपण करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिबिंब का निरूपण होता है। अब जब ये निरूपण हमने पढ़ना है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास एक दर्पण होगा, दर्पण के सामने एक वस्तु होगी और उस वस्तु को हम प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा, किसी वस्तु को वह वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, किसी वस्तु को आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। भाव बोलने का ये है कि जब भी हमने अपने प्रतिबिंब कैसे बनेंगे ये जानने से पहले कुछ आधारभूत ऐसी बातें हैं, प्रतिबिंब अवतल और उत्तल दर्पण की विशेषताएं हैं, जिसके बारे में हमें अभी आज चर्चा करनी है। जब ये आधारभूत बातें हमें पता चल जाएगी, उसके बाद हमारे लिए इन प्रतिबिंबों का निरूपण बिल्कुल सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो आभासी और वास्तविक होते हैं, वस्तु से छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं। गोलीय दर्पणों में हमने पढ़ा कि हमारे पास दो तरह के दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है जब जो वस्तु से परावर्तित प्रकाश की जो किरण है, परावर्तित किरण है, वो जहां मिलती है, परावर्तित किरणें जहां मिलती हैं। अब किसी वस्तु पर, ये वस्तु है, इससे यहां कोई दर्पण है, ये जो वस्तु है यहां दर्पण है, इस पर प्रकाश की किरणें डल रही हैं, परावर्तित होकर वो दर्पण में जा रही हैं। इससे जो परावर्तित हो रही हैं किरणें वो इनफाइनाइट हो रही है। इससे परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणों की संख्या असंख्य है। कैसी है? असंख्य। इनको गिना नहीं जा सकता, असंख्य है, असंख्य। इतनी यहां से ये वस्तु है, यहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं परावर्तित होकर वो बहुत सारी हैं। हम इनमें से कुछ किरणों को चुन लेते हैं, जो परावर्तित किरणें हैं, हम इनमें से कुछ किरणों को चुन लेते हैं। वो किरणें जिनका हमें आने और
जाने दोनों का रास्ता मालूम होता है, वो 2, 3, 4 किरणें हम चुन लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनने की एक शर्त है कि प्रतिबिंब हमेशा वहां बनता है जहां वस्तु से परावर्तित होने वाली प्रकाश की परावर्तित किरण आपस में मिलती है। अब उसके लिए हमने ये एक अनुमान, एक ऐसा एक अनुमान तो नहीं बोल सकते, ये एक धारणा हमने बना ली कि जितनी असंख्य किरणें हैं उनमें से कोई 2, 3, 4 किरणें हमने लेनी है जिनके आने का और जाने का रास्ता हमें मालूम होता है। भाई ये यहां से आएगी और यहां जाएगी। अब ये वही नियम पढ़ने हैं हमें। और जब उनमें से कोई सी 2 परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारे आज का जो हमारा विषय है वो है प्रतिबिंब निरूपण हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमारा पहला बिंदु है, पहले हम एक दर्पण बनाते हैं। ये हमारा एक दर्पण, चलो जी इसको ऐसे यहां मैंने ये ऐसे रखा, इसकी जो बाहर वाली साइड है वो पेंट है, तो बताओ ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, क्योंकि जो इसका परावर्तन पृष्ठ है वो धसा हुआ है। और यदि इस दर्पण को मैं ऐसे बना लूं, इसकी बाहर पेंट कर दूं, बाहर तो पेंट वहां हुआ ना, ये लो, इसके अंदर पेंट किया हमने, ये हमारा उत्तल, ये हमारा उत्तल, ये हमारे दोनों दर्पणों का पी है। पी समझते हैं ना, याद आया है? ध्रुव। पी क्या हुआ? ध्रुव। यहां क्या हुआ? एफ, और यहां 2F, सी भी बोल देते हैं जिसको, वक्रता केंद्र। और ये बिंदु क्या हुआ हमारा? ये लाइन याद दीजिए, मुख्य अक्ष। ये लाइन क्या हुई हमारी? मुख्य। ऐसे ही यहां ये नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लाइट इधर से आएगी, अंदर तो पेंट हो रहा है ना। ये देखिए उत्तल दर्पण और अवतल। अब यहां देखिए, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यहां परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात एफ में से निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें एक किरण की तो पहचान हो गई कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वह परावर्तन के पश्चात दर्पण से के परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से चली जाएगी। अब यहां देखिए, अब उत्तल दर्पण में यही लाइन, जब प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष हुआ, इधर से तो आ नहीं सकती, इधर तो पेंट हो रहा है, इधर से आएंगी, ये लो आई। अब ये देखो अंदर तो जा नहीं पाएंगी, ये यहां ऐसे जानी तो ऐसी चाहिए थी, हमारा नियम रहता, लेकिन ये ऐसे जा नहीं सकती, ये यहां से ऐसे चले। यदि कोई इंसान यहां से देखे, देखो उसने यहां से देखा कि मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण आई, और यदि यहां से देखेगा तो उसको वो एफ से ही आती हुई नजर आएगी। कहने का भाव ये हुआ कि यदि दर्पणों के मामले में तो नियम हमारा बन गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में तो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, और उत्तल दर्पण में वह मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई, बिखरती हुई, पहले देखो सीधी आई थी, अब ऐसे यहां वो निकलेगी। दोनों में अंतर है कि अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, और यहां मुख्य फोकस से अपसारित होती है, क्योंकि अंदर भी जा सकती है, अंदर की तरफ पेंट है। तो हमारा पहला नियम हुआ
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। या उत्तल दर्पण के फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीक दूसरा नियम देखिए, ये देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास। दूसरे बिंदु के लिए हम फिर दोबारा अवतल दर्पण बनाते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, बाहर पेंट हो गया, उभरे हुए बाहर में पेंट है, और ये अंदर हमारा दसा हुआ बाहर परावर्तन पृष्ठ है। ये हुआ इसका F। इसके बीच में से पहले मैंने मुख्य फोकस निकाल दिया, ये मुख्य अक्ष निकाल दिया, सॉरी। ये हमारा F हुआ और यहाँ हुआ C। सिमिलरली यहाँ हमें एक उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण में उभरा हुआ बाहर परावर्तन होगा, इसका मतलब धसे हुए बाहर में पेंट हो रहा है, ये हुआ, और ये हमारा मुख्य अक्ष होगा। अब दूसरा नियम हमारा ये है कि जब प्रकाश की किरण, जो ऐसी प्रकाश की किरण आएगी जो फोकस में से आएगी, देखो इधर से आई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है और समांतर होती है। अरे ये तो इससे उल्टा हो गया। देखिए यहां समांतर आई थी, परावर्तन हुआ और फोकस में से निकली, और यहां मुख्य फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात समांतर मुख्य से समांतर हो जाती है। इधर देखिए यहां इसका F हुआ, यहां C हुआ, प्रकाश की किरण इधर से आएगी, जो ऐसे आएगी, जो 6 से F में से गुजर सकती। अब अंदर तो पेंट आ गया है ना, तो अब क्या होगा, ये है H। तो यहां हम क्या लिखेंगे, दूसरा नियम है हमारा, मुख्य फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या फिर उत्तल दर्पण के लिए भी बोल दो, या उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष की ओर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष की ओर और निर्देशित मुख्य अक्ष
की ओर निर्देशित, निर्देशित का मतलब उसी सीध में आ रही है, वो निर्देशित उसी दिशा में आ रही है। निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा दूसरा नियम। अब तीसरा नियम, तीसरा नियम हमें कहता है कि ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ F हुआ, यहाँ C, ये F हुआ और ये C, ये हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ये रहता है कि तीसरा नियम हमारा कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु, ये सी, प्रकाश की किरण जो सी में से, सी बताओ क्या होता है, सी याद कीजिए, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यदि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण वापिस हो जाती है उसी रास्ते से, उसी पथ से वापिस चली जाती है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अपने पथ से वापिस चली जाती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ से, उसी रास्ते वापिस चली जाती, वापिस चली। और उत्तर में क्या बताएंगे इसको, उत्तर में तो यही नियम लागू होगा। ये रहा, ऐसी कोई प्रकाश की किरण आई जो सी की तरफ है और वो उसी रास्ते से वापिस चली। ये देखो, यदि आगे पेंट ना होता तो ये सी में से जाती, तो बस ये यहीं से वापिस चली। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण उसी पथ से वापिस चली गई। उसी पथ से वापिस चली गई। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि यदि प्रकाश की किरण वापिस चली जाती है तो यहां परावर्तन ही नहीं हुआ होगा? ऐसा नहीं है, परावर्तन के नियम हर जगह वैलिड है। हमने जब परावर्तन के नियम पढ़े थे
तो हमने ये बोला था कि परावर्तन के नियम हर सरफेस के ऊपर वैलिड होते हैं, मान्य होते हैं। वास्तव में ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास ये सरफेस है और ये हमारा अभिलंब है, जितना अभिलंब के साथ ये एंगल बनाती है आपतित किरण, उतना ही ये ऐसे बनती है। यदि ये एंगल 60 की बजाय 80 का होता तो ये यहां भी 80 का होता, और मान लो ये एंगल 90 का बना दे, ऐसे आ जाए, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ जाए अभिलंब के दिशा में, तो अब क्या होगा? उसी से ही वापस जाना पड़ेगा उसको। अरे एंगल तो उतना ही रखना पड़ेगा, अभिलंब की दिशा में आई है तो वह अभिलंब की दिशा में ही जाएगी। तो इसमें जो भी हमारी वक्रता केंद्र से सी से निकलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ पर जब भी डलती है तो वह अभिलंब के अनुदिश डलती है, और अभिलंब के अनुदिश डलती है, इसीलिए वो वापिस उसी रास्ते से वापिस चली जाती है। तो चौथा हमारा जो बिंदु है, ये हमारा तीसरा बिंदु था ना, चौथा बिंदु हमारा है कि हमारे पास ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये हमारा P मुख्य अक्ष, बिंदु P पर मुख्य अक्ष से जैसे भी कोई प्रकाश की किरण आती है, ऐसे देखो, ये मुख्य अक्ष से तिरछी आई है ना, ये मुख्य अक्ष है, समांतर तो नहीं है ना, तिरछी आई है। जितना एंगल यहां बना है वैसे जितनी तिरछी आएगी उतनी तिरछी ले जाएगी। अब अवतल उत्तल दर्पण में देखो, ये देखो हमारा ये हो गया उत्तल दर्पण, ये अंदर इसमें हो गया प्लेन, ये हुआ हमारा मुख्य अक्ष, ये आ रहा है यहाँ हुआ P, जितनी मुख्य अक्ष के साथ जो तिर्यक रेखा ही है वो उसी अनुपात में तिर्यक ही रहती है। तो हमारा जो चौथा जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे कि दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के बिंदु P, बिंदु P क्या होगा हमारा? ध्रुव। बिंदु P क्या होगा हमारा? ध्रुव। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के बिंदु P के बिंदु P पर मुख्य अक्ष से तिरछी जो प्रकाश की आपकी तारी है ना, तिरछी को यहां एक वर्ड यूज हुआ ना, तिर्यक। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के बिंदु P ध्रुव पर मुख्य अक्ष से तिर्यक, मुख्य अक्ष से तिर्यक प्रकाश की किरण, तिर्यक प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक की उसी अनुपात में तिर्यक जाएगी, तिर्यक की वापिस लौटती, तिर्यक की वापिस लौटती। तो आज हमने देखा कि यदि हमने प्रतिबिंब के वो बनाने हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब का निरूपण करना है, तो हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए थे, और इन बेसिक कंसेप्ट को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। और जो हमारे पास पहला जो पॉइंट था हमारा, वो हमारा पॉइंट था कि
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरेगी। दूसरा पॉइंट था हमारा कि दर्पण कोई भी हो, उसके मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में वो समांतर हो जाती है और उत्तल दर्पण में वह समांतर होती हुई या जो मुख्य फोकस से गुजरती तो नहीं है, गुजरती प्रतीत होती है। उसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट था कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपने उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, परावर्तित होती है। और चौथा पॉइंट है हमारा कि जितने कोण के साथ, ये देखिए मुख्य अक्ष से जितने कोण के साथ यह आपतित किरण आई है, उतने ही कोण के साथ यह वापस जाएगी, उतने ही कोण के साथ यह वापस जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों समान कोण बनाते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। तो प्यारे बच्चों, इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण करना है। तो अगले लेक्चर में हम ये निरूपण सीखेंगे। ओके, थैंक यू।